नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के टोटल 48 शिफ्ट में जो भी हमारे बैंक, अर्थशास्त्र और पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के टोटल 45 शिफ्ट की जो ई बुक है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप उस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सभी शिफ्ट की फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए या फिर kvguruji.in के ऊपर विजिट करके आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि योजना आयोग जिसका गठन मार्च 1950 में किया गया था, इसके अध्यक्ष होते थे देश के प्रधानमंत्री। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और नेहरू अंकल आपके पहले इसके अध्यक्ष थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके जो पहले उपाध्यक्ष हैं उनका नाम गुलजारी लाल नंदा है। योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर नीति आयोग नाम की नई बॉडी का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मांग की जो लोच है वो आपकी किस दिशा में बढ़ती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी वस्तु की कीमत में मान लेते हैं अगर परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो भी आपकी उस वस्तु की मात्रा को मांगा गया था, अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो इसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये में 10 आम मंगाए हैं, लेकिन आपको ये पता चला कि जो आम का दाम है वो आपके 15 रुपये हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर उसकी जो मात्रा है उसमें कुछ कमी करेंगे और इसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है। तो कर से आपके 3-4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अच्छे से इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, 2 प्रकार के टैक्सेज होते हैं। एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है जिसे आप लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आयकर हो गया, कारपोरेट टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया। इसके अलावा विरासत के ऊपर जो टैक्स लगता है कारपोरेट आयकर हो गया। पूंजीगत लाभ पर जो आपका कर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। तो ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट की संख्या तो और ज़्यादा है, जैसे कि आपका जीएसटी, गब्बर सिंह वाला टैक्स जो है। उसके बाद में सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय टेस्ट है, एक्साइज ड्यूटी है और आपका हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये सारे टैक्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो यूपीए 1 की गवर्नमेंट ने 2005 में इस भारत निर्माण कार्यक्रम को शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था कि जो भी हमारे ग्रामीण भारत के लोग हैं उनको यहाँ पर बेहतर जीवन दिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा साख नियंत्रण होता है जिसे आप लोग क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, इसका मेंशन आपके वित्त बजट में नहीं होता है। अच्छा, क्या होता है क्रेडिट कंट्रोल? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो मौद्रिक नीति है उसको आरबीआई सप्लाई करता है। तो आरबीआई के द्वारा जो क्रेडिट कंट्रोल है वह एक प्रकार का टूल है जिसका उपयोग आरबीआई के द्वारा मार्केट में जो आपके पैसे की सप्लाई है उसको कम या ज़्यादा करने के पर्पज से किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व स्तर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, इसी के ऊपर ये रिपोर्ट जारी होती है और इसे हर साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आय में परिवर्तन के कारण अगर बचत में परिवर्तन हो रहा है तो इसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके अनुपात को कहा जाता है सीमांत बचत प्रवृत्ति और ये प्रश्न आपके 2 से 3 बार आ चुका है। इसे हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से भी जानते हैं
और आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एक ऐसा इकोनॉमिक मेजर है कि यहाँ पर जो आपके इनकम में चेंज हो रहा है तो उसके द्वारा आपके सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बंधन बैंक सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था 2001 में, और इसको बैंक का दर्जा दिया जाता है 2015 में। मुख्यालय इसका आपको कोलकाता में मिलेगा और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1931 में पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर किया था। तो ये जो हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस हमारे दूसरे पंचवर्षीय योजना के निर्माता थे और पीसी महालनोबिस को हमारे भारत में सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्मदिन होता है 29 जून को और इसीलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी हम लोग हर साल 29 जून को मनाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्हीं के द्वारा 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे और 1951 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में किस वर्ष के अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अधिनियम पूछा जाता है तो ये अधिनियम आया था 1976 में। रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 के द्वारा हमारे देश में जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना 26 सितंबर 1975 को किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि देश का जो पहला रीजनल रूरल बैंक है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी और इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न ये भी 2 से 3 बार पूछा गया कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उसके बाद में 1980 में इनके द्वारा टोटल 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश में जो फिस्कल पॉलिसी है यानी कि जो राजकोषीय नीति है उसका नियमन कौन करता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, केंद्र सरकार के द्वारा देश में जो राजकोषीय नीति है इसको यहाँ पर नियमित किया जाता है, मतलब इसको रेगुलेट किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम नरसिम्हा राव के समय एलपीजी रिफॉर्म किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। अब एलपीजी रिफॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा आया था 1991 में, लेकिन आपको पता होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1992 से शुरू होती है तो उसी समय इसको लागू किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था और उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा एलपीजी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, मांग के नियम के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। अब देखिए, 2 आपको स्टेटमेंट दिए गए थे कि कीमत बढ़ने से मांग घटती है और दूसरे में कहा गया था कि मांग का नियम घटती सीमांत उपयोगिता से लिया गया है। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ मांग का नियम कहता क्या है। देखिए, किसी दिए गए समय में जो आपके दिए गए मूल्य पर किसी उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु की जो विभिन्न मात्राओं को खरीदता है उसी को हम लोग वस्तु की मांग कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपकी वस्तु की मात्रा है यानी कि जो डिमांड है और उसके बाद में जो वस्तु का मूल्य है यानी कि जो उसका प्राइस है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है और इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस राज को शुरू किया गया था। तो लाइसेंस राज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश में जो औद्योगिक नीति संकल्प है वो 1956 में आता है, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे देश में जो लाइसेंस राज है उसको शुरू किया जाता है कंपनियों के लिए। और उसके बाद में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 1991 में तो उसके जरिए इस लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली बार किस समय विमुद्रीकरण किया गया था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1978 में
मोरारजी देसाई की जो सरकार है उन्होंने आपके 10,000, 1,000 और 500 रुपए के नोट को बंद कर दिया था और ये हमारे देश में पहली बार विमुद्रीकरण था। हालांकि प्रश्न ये नहीं पूछा गया था, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था कि 1900 मतलब जो हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने कौन से साल आपके रुपए की जो वैल्यू है उसको गिराया था, यानी कि उसको कम किया था। तो ध्यान रखिएगा ये साल है आपका 1966 का। कब? 6 जून 1966 को पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा रुपए की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर घटाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में नोट प्रिंट करने का जो प्राधिकार है वो किसके पास में है? तो नोट प्रिंट करने का जो अधिकार है ये आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल हमारे देश में 4 नोट की प्रिंटिंग की मशीन है, जिसमें से 2 आपके भारत सरकार के अधीन है, जैसे कि नासिक और देवास वाली, जबकि 2 प्रिंटिंग मशीन आपके आरबीआई के अधीन है, मैसूर और साल्बोनी वाली। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में सोने पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? अब देखिए वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोने पर ऋण ही देते हैं और अब आपके बैंकों के द्वारा भी ऋण दिया जाने लगा है। तो कुछ फेमस नाम आपको पता होंगे, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया, मणप्पुरम फाइनेंस हो गया। तो ये सिर्फ आपके गोल्ड पर ही लोन देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कब जारी हुआ था? तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो 1950-51 में हमारे देश में जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसी के साथ आपकी पहली बार इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर ये रिपोर्ट होती है और 1950-51 में पहली बार इसको पब्लिश किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि 1950-51 में ये बजट के साथ ही प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1964 में इकोनॉमिक सर्वे को आपके बजट से अलग कर दिया गया था। और अगर हम लोग वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 1 फरवरी को हमारा बजट आता है, उसके ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1951 में गठित जो पहला फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल सा प्रश्न है, केसी नियोगी साहब हमारे पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीमांत उत्पाद का मूल्य औसत उत्पाद से अधिक होने पर क्या होता है? तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए सीमांत उत्पादों के औसत होने के कारण औसत उत्पाद में भी आपकी वृद्धि होती है, लेकिन अगर हम लोग इसकी तुलना सीमांत उत्पाद से करते हैं तो उसकी तुलना में यहाँ पर कम वृद्धि होती है। तब एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पाद में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य प्रचलित औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है, औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप नेट पर जाकर के इसे समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो सिंपल सा प्रश्न है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का पूरा नाम है। 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति की रिकमेंडेशन के बाद इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मिलेगा और गोविंद राजलू चिंतला इस समय इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जिम्बाब्वे का केंद्रीय बैंक ब्याज की दरों में यदि कमी करता है तो इसका मतलब क्या है? देखिए बैंक के द्वारा जो रेपो रेट होता है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। मान लेते हैं कि किसी बैंक के द्वारा जो रेपो की दर है उसमें कमी की जाती है तो जाहिर सी बात है उस पार्टिकुलर देश में जो आपके बैंक होंगे वो सेंट्रल बैंक से और ज़्यादा लोन लेंगे, मतलब और ज़्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट पर उनको मिलेगा और वो अपने ग्राहकों को और ज़्यादा पैसा उधार में देंगे। तो इस स्थिति में जो आपकी मनी सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या आरबीआई की मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है? यानी कि क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, गाइडलाइंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएसन, ये सारे हमारे गुणात्मक उपाय होते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति के। अगला प्रश्न पूछा गया कारखाना अधिनियम 1956 से। आपको ये ध्यान रखना है
कि 1956 में ये जो हमारा कंपनी एक्ट आया था, इसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि अगर आप कोई कंपनी सेट करते हैं तो कंपनी के लिए क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसके डायरेक्टर कैसे होंगे, सचिव वगैरह कौन होंगे, तो इन सब के बारे में यहाँ पर प्रावधान दिया गया था। बाद में 2013 में इसमें एक संशोधन किया जाता है और इसको समाप्त करके इसके स्थान पर आता है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी को अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या गाइडलाइन होती हैं, किस प्रकार से कंपनी आप संचालित करेंगे, उन सभी के बारे में जो नियम हैं वो आपको इस एक्ट में मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने का तरीका क्या है। देखिए, अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है, लोगों के पास में पैसा आ रहा है तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा डिमांड होगी तो आपकी चीज़ों के जो मूल्य हैं वो बढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर आरबीआई को महंगाई के ऊपर नियंत्रण करना है तो उसके द्वारा रेपो दर में वृद्धि कर दी जाती है। रेपो दर होता क्या है, तो किसी भी देश के बैंक के द्वारा जो उस पार्टिकुलर देश के सेंट्रल बैंक से ऋण लिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रेपो दर। अब जाहिर सी बात है, बैंक को अगर महंगा ब्याज मिलेगा, मतलब महंगे ब्याज पर आपके आरबीआई से पैसा मिलेगा, तो बैंक अपने कस्टमर को भी ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा देगी। तो उस स्थिति में कस्टमर कम पैसा लेंगे और आपकी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो महंगाई अपने आप यहाँ पर कम होगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस बॉडी को 1992 में स्थापित किया गया था। तो इस बॉडी का नाम है सेबी, जिसे हम लोग भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। बाद में इसको एक सांविधिक निकाय का दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया जाता है। मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और आपको ये ध्यान रखना है कि इसी साल इसकी पहली महिला हेड भी बनी है। नाम उनका है माधवीपुरी बच। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी देश की राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है, किसी देश की कमाई कितनी है, यानी कि वहाँ पर जीडीपी कितनी है और वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसके माध्यम से यहाँ पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि कंपनी की किसी देश की टोटल कमाई कितनी है, उस देश में कितने लोग निवास करते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो सिंपल शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो पहले वाले में हम लोगों ने कृषि पर ज़्यादा फोकस किया था। खाना जब हमारे पास उपलब्ध होने लगा तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, तो इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया था। इसमें पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था और 1956 में आपका औद्योगिक नीति संकल्प भी आता है। एक प्रश्न और पूछा गया कि एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है। एकाधिकार का सिंपल सा मतलब है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना, यानी कि आप मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक ही दुकान है। जाहिर सी बात है, जब एक ही दुकान होती है तो वो आपसे जिस भी प्राइस पर चीज़ों को बेचेगा, अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। इसीलिए मोनोपोली किसी भी मार्केट के लिए बेकार होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाता है। तो राष्ट्रीय आय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर मापा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में इसको स्थापित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक घाटा कब आपका शून्य होता है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि प्राथमिक घाटा है क्या। देखिए, किसी देश का राजकोषीय घाटा और उस पार्टिकुलर देश के द्वारा जो लोन लिया गया है उसके ऊपर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है, इसके डिफरेंस को हम लोग कहते हैं प्राइमरी घाटा। ये शून्य कब होगा? तो जब आपका राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारा जो प्राथमिक घाटा है वो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, फिर रिपीटेड, कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सकल मांग का फार्मूला क्या है? तो सकल मांग का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सकल मांग का जो फार्मूला है उसमें आपके ग्राहक का खर्च,
इसमें आप लोग ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट को, सरकार के जो खर्च हैं उसको ऐड करेंगे, उसके बाद में आयात से निर्यात को माइनस करके इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको एग्रीगेट डिमांड देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो पहले आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, जिसको 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि सतत विकास लक्ष्य का सिंपल सा मतलब है कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए पेट्रोल है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल एक दिन समाप्त हो जाएगा। अब इससे मतलब नहीं है कि आपके पास में कितना पैसा है, डिपेंड ये करता है कि आप संसाधन को एक सीमित मात्रा में उपयोग करें, जिससे जो आपकी आने वाली पीढ़ी है या हमारे पृथ्वी की आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी आपके रिसोर्स उपलब्ध हों। तो इसी को हम लोग सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, और टोटल आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनको 2030 तक अचीव करना है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने किस पर सबसे अधिक फोकस किया था। तो इसमें आपके शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के ऊपर फोकस किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक ये आपका चला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कम कीमत वाले उत्पाद जिनकी मांग कीमत के साथ बढ़ती है तो वो क्या कहलाती हैं। तो इन्हें हम लोग जिफेन वस्तुओं के नाम से जानते हैं। रोटी, गेहूं, चावल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे गिफेन वस्तुओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वित्तीय सेवा कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। ध्यान रखिएगा कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम का बैंक था वो तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग वित्तीय सेवा कंपनी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब इंसान की आत्मसंतुष्टि हो जाती है, वह और मांग करता है, तो अर्थशास्त्र में इसे क्या कहा जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र में एक टर्म होता है यूटिलिटी। क्या होता है? यूटिलिटी होता है। तो ये आपके कई टाइप के यूटिलिटी होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं उसके बाद भी आप डिमांड करते रहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना का फॉर्मूला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू होता है ग्राहक का खर्च प्लस यहाँ पर जो निवेश किया गया है प्लस सरकार का खर्च प्लस जेड प्लस आपका हो जाएगा निर्यात। अच्छा, जेड क्या है? तो जेड का सिंपल सा मतलब है कि हमारे देश में जो भी निवास करने वाले लोग हैं उन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा कमाया है, इसमें से आप लोग माइनस कर देते हैं उन विदेशी लोगों के पैसे को जो उन्होंने हमारे भारत में इन्वेस्ट करके कमाया है। तो इससे आपका आ जाता है जीएनपी, जिसे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 बार पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल 1951 को ये शुरू हुई थी, हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर ये आधारित थी, और 31 मार्च 1956 को ये समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू किया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो पहला साल था उसी के दौरान इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1974 में, और इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांग्लादेशी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की है। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना अक्टूबर 1983 में किया गया था। कब? 1983 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरकार की कमाई से अधिक खर्चे को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। मतलब कि अगर सरकार की कमाई 100 रुपया है और वो खर्चा करती है 110 रुपया, जैसा कि सरकारें करती भी हैं, तो इनका जो डिफरेंस है 10 रुपये का, उसी को हम लोग फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है जिसे हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 100 रुपये कमाई का लक्ष्य रखा है,
लेकिन सरकार को सिर्फ 90 रुपये ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो 10 रुपये का डिफरेंस है उसे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट या फिर राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि भारत कौन से साल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का मेंबर बना था। तो ये आपका स्थापित हुआ था 1948 में और उसी साल भारत इसका सदस्य बन गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1995 को गैट को समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नई बॉडी बनती है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे ज़्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है, बाजार नहीं है जी, बजट है, बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो ये रिकॉर्ड है हमारे मोरारजी देसाई के नाम पर। आपको ध्यान रखना है इन्होंने टोटल 10 बार बजट को प्रस्तुत किया था। आज़ाद भारत का जो पहला बजट है वो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर R.K. शनमुखम शेट्टी ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी फिएट मुद्रा नहीं है। तो यहाँ पर आपके 1 रुपये का सिक्का दिया गया था। अब आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि फिएट मुद्रा है क्या। देखिए, जब हम लोग फिएट मुद्रा की बात करते हैं तो ये आपके RBI के द्वारा एक प्रकार की मुद्रा होती है जो कि हमारे सोने जैसी वस्तु से समर्थित नहीं होती है। अगर हम लोग फिएट मुद्रा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी आपका प्रिंटिंग की गई मुद्रा है इसकी मात्रा को केंद्रीय बैंक आपके नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे आपके इकोनॉमिक के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। फिएट मुद्रा के उदाहरण की बात करें तो जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया या फिर जो भी हमारी कागजी मुद्राएं हैं वो सारी फिएट मुद्रा का उदाहरण है। सिक्के इसमें नहीं आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, हमारे देश में जो भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करना, बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक अस्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना, सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली को परिचालित करना, मौद्रिक नीति को तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना, निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली को रेगुलेट करना, उसका पर्यवेक्षण करना। तो ये सारे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और आपको ये भी ध्यान रखना है कि शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बैंक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो सरकारी बैंक हैं उनकी संख्या टोटल इस समय 12 है। हालांकि ये कब तक 12 रहेंगे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। चलिए, आप लोग नीचे कमेंट में मुझे ये बता दीजिए कि भारत में जो प्राइवेट बैंक हैं या फिर हमारे लघु वित्त बैंक हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एगमार्क सर्टिफिकेशन का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो एगमार्क का जो मार्क है वो आप लोगों ने ऐसे देखा भी होगा, ऐसे टाइप का कुछ होता है वस्तुओं के ऊपर। तो ये जो मार्क है ये कृषि उत्पादों के गुणवत्ता के लिए दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्रक का विषय है। देखिए, 3 हमारे सेक्टर होते हैं। प्राइमरी हो गया जिसमें आपका पशुपालन है, खेती बाड़ी हो गई, माइनिंग वगैरह हो गई। दूसरा सेक्टर होता है जिसमें हमारा विनिर्माण क्षेत्र आ जाता है और तीसरा होता है यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, ये सारे हमारे टर्सरी सेक्टर के विषय हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था। तो बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण के ऊपर इसमें फोकस किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुद्रास्फीति के ऊपर केंद्रीय बैंक किस प्रकार नियंत्रण करता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रेपो दर को यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कहाँ गया जी, कि दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था। तो ध्यान रखिएगा, उद्योगों को टोटल 3 भागों में बांटा गया था। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र, तो इनकी संख्या उस समय 17 थी। उसके बाद में था दूसरा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जिनकी संख्या 12 थी और तीसरा आपका था यहाँ पर निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृषि के लिए जो ऋण है किस संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी के लिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो पहला लघु वित्तीय बैंक है वो कब स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2016 में। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर कैपिटल लघु वित्तीय बैंक। अगला प्रश्न पूछा गया कि कितने पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु और सेवा कर से बाहर रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए
टोटल ऐसे हमारे 5 पेट्रोलियम उत्पाद हैं जिनको बाहर रखा गया है, जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड हो गया, मोटर स्प्रिट हो गया, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है। तो ये 5 हैं जिनको वस्तु और सेवा कर से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्जिनल उत्पादन किस स्थिति में ऋणात्मक होता है। तो जब आपका कुल उत्पाद गिरने लगता है तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका हो जाता है नेगेटिव। अगला प्रश्न पूछा गया कि आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय हम बैकवर्ड इकोनॉमी थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उस समय हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी। और ये जो प्रश्न है वो 2 लगातार शिफ्ट में पूछा गया अलग अलग तरीके से। अगले दिन ही पूछा गया कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ऑप्शन में आपको विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, ये सारे ऑप्शन दिए गए थे। तो आप कहेंगे कि उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी अल्प विकसित वाले स्थिति में थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि कितने रुपए के नोट के पीछे भारत के मंगलयान मिशन के चित्र को दर्शाया गया है। तो 2000 रुपए का जो नोट है इस पर आपको मंगलयान मिशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 10 रुपए के नोट की बात करते हैं नए वाले की, तो कोणार्क सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। 20 रुपए के अगर हम लोग नोट की बात करते हैं तो जो पहले आपका गुलाबी वाला था उस पर पोर्ट ब्लेयर का माउंट हैरियट लाइट हाउस था। नई वाली पर आपको एलोरा केव देखने को मिलेगा। 50 रुपए की नोट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नए वाले पर आपको हम्पी का रथ देखने को मिलेगा। 100 रुपए के अगर हम लोग पुरानी नोट की बात करते हैं तो इस पर कंचनजंगा है सिक्किम वाला, और गुजरात का जो रानी का वाव है ये आपको नई वाली पर देखने को मिलेगा। 200 रुपए के नोट की बात करते हैं तो एमपी में जो हमारा यूनेस्को हेरिटेज है सांची स्तूप ये देखने को मिलेगा। और 500 रुपए के नोट पर आपको यहाँ पर लाल किला देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो भी हमारे 45 शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे इकोनॉमिक्स वाले, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आप लोग और किन किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो सारा आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।